वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी। आज हमारे ये थर्ड चैप्टर, हमने पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया। पहले हम पूरा चैप्टर एनसीईआरटी देखेंगे और लास्ट में इससे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो आए हुए हैं, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा है। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो है आरंभिक नगर। देखो, आरंभिक नगर मतलब कि उस टाइम पे जो नगर थे वो कैसे थे, उसकी वास्तुकला वगैरह कैसी है, ये स्टार्ट कैसे होता है। देखो, ये एक तरह से समझ लो, दो बच्चे हैं, वो लोग खेल रहे थे। फिर उन्होंने देखा, मतलब कि मान लो इनका बॉल वगैरह कहीं चला गया, ये लाने के लिए मतलब कि नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो लोग बोलते थे ये भुतहा घर है और ये मतलब इसकी एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, किसी ने इसकी नक्काशी के लिए बोला, तो किसी ने किसी और चीज के लिए बोला। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो हड़प्पा की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। देखो, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। देखो, कोई भी पुरानी चीजें होती है ना, जो वो अपनी कहानी खुद बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें जो थे वो उखाड़ लिए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। बहुत सारी इमारतें जो हैं इससे से नष्ट हो गई, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था यहाँ पे लोग रहते थे या कुछ भी था उस टाइप का। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इस नगर की खोज क्या हुई थी सबसे पहले, हड़प्पा। देखो, सिंधु सभ्यता जो है ना, उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसका सबसे पहले खोज हुआ था। इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग कब हुआ था, 4700 साल पहले हुआ था। इन शहरों का निर्माण कब हुआ था, याद रखिएगा, ये लाइन जो है 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी। देखो, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में कई दो या दो से उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित था। जो नगर था, मतलब ये कई दो या दो से ज्यादा मतलब हिस्सों में ये विभाजित था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा जो था बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। देखो, अब इस यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी भाग आपको जस्ट उल्टा दे देगा। कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था, लेकिन ये किस पे बना था, ऊंचाई पे। छोटा तो जरूर था लेकिन ये ऊंचाई पे बना था। वही पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। यह किस में था, निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। देखो, जो पहला वाला है ये पश्चिमी भाग, उसको क्या कहा, पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग, ये याद रखिएगा। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। निचले से निचला याद रखिएगा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। मतलब ये जो ईंटें थी ना, इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल बाद तक इनकी दीवारें जो थी वो खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। देखो, ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे, तभी तो उसको नगरी सभ्यता कहा गया है। और मतलब ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज करते थे। मतलब कि ईंट वगैरह भी इतने अच्छे से बनाया उन्होंने, मतलब कि उसकी चिनाई इतनी की कि अभी तक ये खड़े रहे, मजबूत रहे। देखो, कहीं कहीं पे ये जगह जो है, मतलब कि ये सारे जो इमारत है, वास्तुकला अभी भी देखने को मिलता है और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत भी हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में क्या हुआ था, खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था, मतलब कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। जिसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा, वो कहा कि महान स्नानागार, महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में, देखो अब आपसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये इस तालाब को बनाने में किस किस चीज का उपयोग हुआ था। तो इस तालाब को बनाने में ना ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें क्या हुआ था, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की क्या किया गया था, परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। इस सरोवर में क्या था ना, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। मतलब कि इस तरह से ये था, यहाँ से मतलब सीढ़ियां, ये बना था इस तरह का सीढ़ी भी, और इस तरफ का सामने सामने का सीढ़ी बना था। और इसके चारों ओर मतलब रूम बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है ये कमरे वगैरह, जैसे मान लो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए बनाया गया था। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी के कुएं से निकाला जाता था। देखो, इसमें जो भरने के लिए होता था ना, पानी जो था वो कुएं से निकाला जाता था। कुएं से निकाल के इस स्नानागार में डाला जाता था।
ये इसलिए किया, देखो ऐसा पुरातात्विद मानते हैं कि शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब वो लोग मानते थे कि शायद उस टाइम पे विशिष्ट नागरिक जो थे विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। देखो अब ये याद रखना आप, मतलब कि कहाँ कहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल अन्य जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, ऐसा माना जाता है। हो सकता है अब यहाँ पे अग्निकुंड मिला है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह भी मिले कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भी मिले हुए हैं। ये महान स्नानागार का वो है चित्र। इस उस टाइम पे इस तरह से बना था। देखो दो तरफ से सीढ़ी बनाएगी, इस तरफ से सीढ़ी बनाएगी, इस तरफ से भी सीढ़ी बनाएगी। इसके किनारे किनारे पे कमरे बनाए गए हैं और इसके पानी के मतलब रिसाव को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया था? चारकोल का यूज भी किया था। बाकी इसको प्लास्टर भी किया था इन्होंने ईंट से, और इसको प्लास्टर भी किया था अच्छे से उस टाइम पे। भवन, नाले और सड़कें इस तरह के देखिए, ये सब ये सीढ़ियाँ उड़िया उस टाइम पे ये बनाए जाते थे। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये मतलब ईंटों की चिनाई होता था उस टाइम पे भी। भवन, नाले, सड़कें, देखो इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले के होते थे। हमने पहले भी देख लिया है कि इन नगरों के जो घर होते थे एक या दो मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे, मतलब जैसे ये हो गया हमारा आंगन और इसके चारों तरफ देख छोटा छोटा क्या हो गया? ये कमरा हो गया। चारों ओर क्या बनता था? कमरा बनाए जाते। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था जिसको हम वॉशरूम या बाथरूम बोलते हैं। वो मतलब कि अधिकांश घरों में उसी टाइम पे ही एक स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगर जो ऐसे थे उसमें ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इनको सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। मतलब जो घर का नाली होता था उसको सड़कों की नालियों से जोड़ देते थे, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। मतलब कि एक जगह जाके पूरे पानी इकट्ठा हो जाते थे बड़े नालों में। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मतलब देखो नाला जो था पूरी तरह से ये ढका हुआ था, लेकिन अब इसको साफ भी तो करना होगा, तो कहीं कहीं पे मेन होल बनाया गया था जिससे ये साफ कर सके, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग थे उनका घर और मतलब कि जो था वो कैसा था? योजनाबद्ध तरीके से होता था। मतलब कि इसीलिए इसको नगरी सभ्यता कहा गया, क्योंकि इन्होंने नाली वगैरह का भी अच्छे से उपयोग किया है। नगरीय जीवन, देखो अब नगरीय जीवन का जैसे मैंने आपको बताया, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ऐसा पूरा तत्वविद मानते हैं, एज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर को खास, मतलब आप जहाँ पे रहते हो जिस भी सोसाइटी में, तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हो ना, तो इस तरह से वो लोग भी करते होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, ऐसा माना जाता है, हो सकता है यहाँ के शासक रहे हों। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य और पत्थर अन्य उपयोगी चीज मंगवाती थी। और ऐसा भी संभव हो सकता है, ये भी मतलब कि हो सकता है कि यहाँ के जो लोग थे ना वो शासक लोगों को भेजकर, मतलब दूर दूर पे भेज के धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, ऐसा माना जाता है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। इन नगरों में क्या होते थे? लिपिक भी होते थे। लिपिक जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। लिपिक वे होते हैं जो मुहरों पे भी लिखते हैं और शायद अन्य चीजों पे, मुहरों की चीजें कहीं कहीं पे बची, लेकिन अन्य चीजों पे जो लिखते थे वो नहीं बच पाए हैं, उसके अभी साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकारी स्त्री पुरुष भी रहते थे। इसके अलावा क्या था? नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, मतलब कि दोनों स्त्री पुरुष दोनों शिल्पकार होते थे उस टाइम पे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज जो था उसका यूज करते थे, जैसे डलिया वगैरह बनाते थे, पेंटिंग वगैरह या कुछ भी करते थे, उद्योग में काम करते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। उस टाइम पे लोग क्या करते थे? लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लेके आते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्में, किससे कहानी, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। देखिए, और साथ में ये क्या लाते थे? मतलब सुदूर देशों की किस्से कहानी, मतलब बहुत दूर दूर जो देश हैं वहाँ की किस्से कहानी, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हुए हैं जिनसे बच्चे उस टाइम पे खेलते होंगे। देखो सबसे ऊपर क्या है? देखो सबसे ऊपर क्या है? मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला। देखो ये सबसे बड़ा, ये देखो नाला बना हुआ है ऐसे साइड साइड में जो नाले बने हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो का नाला है। और उसमें बना जो नाला था, बाईं ओर से नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। हड़प्पा की एक देखिए मुहर बने हुए हैं,
हड़प्पा की जो मुहर बनी हुई है इसमें देखो मतलब कि इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। ये लिपि देखिए कोई खास लिपि है, उस टाइम पे ये पढ़ा तो जा नहीं सका है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी भी यह तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर से जो नीचे है वो ये क्या है, ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। किसके हैं? मिट्टी के खिलौने, जो पक्की मिट्टी होती है उसके खिलौने बने हुए हैं। मान लो उस टाइम पे ऐसा होता था, बच्चे मिट्टी के खिलौने खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प देखते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविद को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। मतलब पुरातत्वविदों को जो जो चीज़ें मिली अधिकतर वहाँ पे क्या पत्थर से चीज़ें बनाई गई थी, शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने, चांदी से बनाई गई थी। लेकिन देखो आप यहाँ पे लोहा का जिक्र नहीं है, तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन उस टाइम पे बनाए जाते। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं में मनके, बाट और फलक है। मतलब मनके हो गए, बाट हो गए, फलक हो गए। देखो ऊपर पत्थर के बाट, ये पत्थर के बाट है उस टाइम पे। उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चट पत्थर से बनाए, कौन से पत्थर से बनाया गया है? चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में देखो, मध्य में हमें बाएं में देखना है। ये इसमें क्या देखना है? इनमें से कई कार्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। कई चीज जो थे ना ये कार्नियल पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मन के बनाए जाते थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। इस तरह से देखिए इनके बीच में छेद किया गया ताकि धागा डाल के इसको माला बनाया जा सके। और ये देखिए इसको याद, मध्य दाएं में पत्थर के धारदार फलक, ये धारदार जो है ये फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पे समांतर जानवरों के चित्र मिले। आयताकार जो मुहर होता था उस पे समांतर जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब उस हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के ये बर्तन बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई। ऐसा माना जाता है ना कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां जो थी सूत कताई के संकेत देती हैं। इनमें जो है ना अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। देखो विशेषज्ञ वही होते हैं जैसे डॉक्टर कोई किसी भी रोग का मतलब विशेषज्ञ होता है, तो इस तरह से वो भी जैसे उस टाइम पे, जैसे अभी भी ऐसा है कि जैसे कोई पत्थर तराशना, मनके चमकाना, कोई कोई चीज में, कोई डिजाइनर में, कोई आर्ट बनाने में, हर चीज में मतलब विशेष होते हैं। तो देखो एक अभी आपको मैं मूर्ति दिखाती हूँ। ये एक मूर्ति है। मूर्ति जो है ये कोई विशेषज्ञ तो बनाए होंगे क्योंकि ये आकर्षक तरीके से बनाया गया है। कोई विशेषज्ञ बनाए होंगे तभी इतना अच्छा बना है। पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया अभी मैंने आपको दिखाया। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई। इनकी दाढ़ी देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से मतलब कि बनाया गया है। इनकी जो दाढ़ियाँ हैं, इनकी दाढ़ी को बहुत अच्छे से बनाया, कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम ही हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति जो होता है विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं थी। मतलब हमें ये नहीं पता कि केवल सिर्फ पुरुष हो सकते हैं या सिर्फ महिलाएं हो सकता है, दोनों लोग काम करते थे। या फिर मतलब शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। मतलब कि दोनों लोग इस में काम में दक्ष थे, यानी मतलब कि विशेषज्ञ टाइप के थे, करते थे। फेन्स क्या है? देखो फेन्स से क्वेश्चंस आते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं लेकिन फेन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, देखो कच्चे माल की खोज में देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन
करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। और हड़प्पा में लोगों कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ को वो दूर दूर से आयात करते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो इनको मिल जाती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो थी वो दूर दूर से ये लोग मंगाते थे। देखो अब कौन सा चीज़ कहाँ से मंगाते हैं। हड़प्पा के लोग तांबा का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। आपसे यही क्वेश्चंस मतलब पूछ लेगा कहाँ से क्या करते थे, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कि तांबा कहाँ से आता था, राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा आता था। ओमान जो है वहाँ से भी तांबा आता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक टिन कहाँ से आता था, ईरान और अफगानिस्तान से आता था। मैं आपको क्वेश्चंस अभी दिखाऊंगी, बहुत सारे आए हुए हैं। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात। देखो सोने का आयात कहाँ से होता था, कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, मतलब अभी ये किस तरह का भोजन करते थे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग जो थे ना, नगरों के अलावा गांव में भी रहा करते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जो अवशेष मिला उसी से मतलब कि पूरा तात्विक पता लगा है कि ये लोग किस किस चीज से परिचित थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए। हड़प्पा काल के जो हल थे वो बच नहीं पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले, क्योंकि लकड़ी से बनाए जाते थे वो पूरी तरह से खराब हो गए, दीमक वगैरह उसको खा गई थी। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, तो इस तरह से मतलब ये लोग पता लगाए कि वो लोग हल से भी परिचित थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। मतलब कि जहाँ पे बहुत कम बारिश होती थी, ऐसा माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में, तो ये लोग पानी का संचयन यानी पानी को बचा के रखते थे तालाब वगैरह में। जैसे अभी राजस्थान वगैरह में है ना, वहाँ पे पानी वगैरह बचाया जा रहा है, संचयन किया जा रहा है। वर्षा की जो पानी होती है, जब जरूरत पड़ती है तो उसका यूज करते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ बकरियां पालते थे। ये लोग देखो अब धीरे धीरे परिचित हो गए। हम सेकंड चैप्टर में देखें ये लोग कैसे कैसे मतलब कि देखते देखते इनको पालने लगे थे अपनी जरूरत के अनुसार। तो अभी ये लोग क्या किए थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां को पालने लगे थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। मतलब बस्तियों के आसपास और तालाब में वो पानी पीते थे, और उसके बाद चारागाह होते थे उनके खाने के लिए, जो मतलब ये जानवर पालते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों चारा का पानी तलाश में दूर दूर तक चले। जब मतलब सूखा आ जाता था, बारिश वगैरह नहीं होता था, तो मवेशियों का जो झुंड होता था वो दूर दूर पानी ढूंढने चले जाते थे। उनके जो मालिक होते थे उनको ले जाते थे। वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे। बेर जो हो गया वो फल को इकट्ठा करते थे। मछली को पकड़ते थे। हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, इसको देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर कहाँ बसा था, कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था, और जमीन जो थी वो उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा के नगर 3 भाग। अभी तक हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था 2 भागों में विभक्त था, लेकिन आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि धौलावीरा का नगर 1 भाग में विभक्त था, 2 भाग में 3, आपको बताना है इसमें सही क्या है। तो 3 भागों में, बाकी हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में। सिर्फ धौलावीरा ऐसा स्थान था जिसके मतलब कि नगर 3 भागों में बटे हुए थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। मतलब कि इसके हर हिस्से में, जैसे ये तीनों हिस्सा हो गया, इसके ऊपर सब मतलब कि बड़े बड़े पत्थर रख के उसकी ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बड़े बड़े थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। हो सकता है ये लोग खेलने के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए मतलब यहाँ पे आयोजन करते होंगे, क्योंकि
कोई चीज़ अगर मतलब खेलना हुआ या फिर कोई सार्वजनिक चीज़ हुआ, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हुआ, तो कोई बड़ा सा मैदान ही चाहिए होता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा मतलब अवशेष पाया गया है। हड़प्पा लिपि मतलब उस टाइम पे हड़प्पा का जो लिपि था वो पढ़ा तो नहीं गया है, तो उस पे लिखा हुआ है, खुदा गया है पत्थरों पे। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। इन अभिलेख को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। यह क्या है? एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल को डॉकयार्ड मतलब कि बंदरगाह कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि यहाँ पे मोहरे वगैरह मिली हैं और पानी वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें मिले हुए हैं। यह पत्थर और शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। अभी हमने देखा था। इस भंडार गृह से कई मुहर, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हुए हैं। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। मुद्रा मुहर देख लेते हैं हम, और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैली को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं। मतलब ये लोग क्या करते थे? गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाते थे। अगर मुहर की छाप मतलब ये होता था, टूटी नहीं होती थी ये छाप, तो ये लोग मान लेते थे कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगर टूटी होती थी तो ये लोग सोचते थे कोई देख लिया होगा रास्ते में इसको खोल के। सभ्यता के अंत का रहस्य। देखो अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य, हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। देखो जहाँ पे इतनी साफ सफाई और नगरीय व्यवस्था थी वहां पे क्या होने लगा? मोहनजोदड़ो में सड़कों पे नगर जो थे कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली जो थी इतना ज्यादा अच्छा था वो भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। जो जहाँ पे वो लोग पक्के घर बना के अच्छे से रहते थे 1-2 मंजिला में, अब वो लोग झुग्गीनुमा घर बनाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। यहाँ से याद रखिए, कुछ विद्वान कहते थे कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। अगर ये सब कुछ हुआ होगा तो एक ही जगह पे ना, सारी जगह का कैसे अंत हो गया? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, हर जगह तो होता नहीं है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। देखो ये याद रखना, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। जैसे महाजनपद वगैरह हो गए, हमारे जो 16 महाजनपद हैं हम उनके बारे में देखेंगे। अब अन्यत्र देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। नील नदी के आसपास के जो इलाके हैं उसको छोड़ के मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए आसानी से दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने देखो पिरामिड जो बनता था ना, राजाओं के मरने के बाद उनके जो अवशेष होते थे इन्हीं पिरामिड में दफनाया जाता था और सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इन शवों को क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ भी अन्य चीजें दफनाई जाती थी। इसमें खाने का, पीने का चीज और वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल होते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब सबसे ज्यादा शव दफनाने में यही लोग खर्च करते थे। तो फिर
तो अब हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको नोट्स लेना है एसएसटी का पूरा नोट्स मेरे पास है, मैंने उसको बनाया है। अगर आपको नोट्स लेना है, नोट्स सिर्फ 21 रुपीज़ का। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप प्लीज़ नोट्स के लिए कॉमेंट करिएगा, फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी, फिर आप उस पर पेमेंट करिएगा 21 रुपीज़ 21 रुपये, फिर नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँगी, स्क्रीन शॉट दीजिएगा। तो अगर वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा।